हिंदी नामकरण की एक बड़ी ही दिलचस्प कथा है। उसका विवरण इस प्रकार है। 8वीं सदी से आज तक हिंदी को 3 अर्थों में ग्रहण किया जाता रहा है। नंबर 1 व्यापक अर्थ में, नंबर 2 सामान्य अर्थ में, नंबर 3 विशिष्ट अर्थ में। 3 तर्क संगत बातें हमारे सामने आती हैं। नंबर 1 व्यापक अर्थ में, नंबर 2 सामान्य अर्थ में और नंबर 3 विशिष्ट अर्थ में। अब हम थोड़ा सा इस विषय में पूरी बात कहना चाहते हैं। इसलिए जब तक मुसलमान भारत में नहीं आए तब तक हिंदी शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता रहा। व्यापक अर्थ में हिंदी, ध्यान दीजिएगा, हिंदी हिंद या भारत से संबद्ध किसी भी व्यक्ति, वस्तु तथा हिंद या भारत में बोली जाने वाली किसी भी आर्य, द्रविड़ या अन्य भारतीय भाषाओं के लिए प्रयुक्त होती थी, चाहे वह आर्य हो, द्रविड़ हो या अन्य भाषा से संबंध रखता हो। ईरानियों की प्राचीनतम धर्म पुस्तक अवेस्ता, ईरानियों की प्राचीनतम धर्म पुस्तक अवेस्ता है, में हिंदी, हिंदू, हिंदी, हिंदू आदि शब्द मिलते हैं। अब इसी प्रसंग में मध्यकालीन ईरान में हिंद, हिंद में एक विशेषण प्रत्यय लगाकर हिंदीक बना दिया गया। क्या बना दिया गया? हिंदीक बना दिया गया। फिर हिंदीग का गा हो गया। अलग अलग प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से अगर संधि की ओर हम जाते हैं तो का गा, तीसरा व्यंजन। कालांतर में अंतिम व्यंजन लुप्त हो गया। का, आधा क, आधा ग, ये लुप्त हो गया, गायब हो गया। और हिंदी शब्द हिंद के विशेषण रूप से प्रचलित हुआ। प्रारंभ में हिंदी शब्द देशबोधक था। प्रारंभ में हिंदी का इस्तेमाल देशबोधक के अर्थ में होता था। कुछ लोग हिंदी का संबंध सिंधी से जोड़ते हैं। कुछ लोग हिंदी का शब्द सिंधी से जोड़ते हैं क्योंकि ईरानी लोग सा का उच्चारण हा करते हैं। सा का उच्चारण हा की तरह करते थे। 8वीं सदी तक, ध्यान दीजिए, 8वीं सदी तक ईरानियों द्वारा हिंदी शब्द का ऐसा ही प्रयोग होता था। ईरान से ही हिंद और हिंदी में हिंदी शब्द अरब, मिस्र, सीरिया तथा अन्य देशों को प्राप्त हुए, किंतु इस प्राचीन व्यापक अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग अब नहीं होता। भारतीय संविधान ने इस शब्द का ग्रहण भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में किया है। भारत के प्राचीन ग्रंथों में हिंदी, हिंद और हिंदू शब्दों का प्रयोग नहीं मिलता। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन अध्यापन करें।